बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर तोपों का रुख मुस्लिम लीग नवाज की जानब कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई जलसा हो, उन्होंने बदस्तूर अपनी तोपों का रुख जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ किया है। उनको बाप पार्टी के ताने मिल रहे हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के ताने मिल रहे हैं, उनको डील के ताने दिए जा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये कहां पर जाकर रुकेगा? मुस्लिम लीग नवाज वो किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगी? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में एक ताकत और उस वक्त जो मरकज समझे जाते थे तमाम चीज़ों के, खास तौर पर पंजाब में खावर मानिका साहब जो साबिका शौहर हैं बुशरा बीबी के, उनका एक इंटरव्यू है जिसमें अंदर काफ़ी इंकशाफात उन्होंने किए। प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे और उसके लिए मेरे साथ मौजूद है उस्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है और साबिका रुकन है सूबाई असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। तो उस्मा साहबा जो है वो उस दौर के सारे मामलात को बड़ा चूंकि कीनली समझती हैं, बड़ा बेहतर तरीके से समझती हैं, तो आगाज उसी से करेंगे। उस्मा साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह हैदर। उस्मा साहबा सबसे पहले तो ये जो खावर मानिका साहब ने इंटरव्यू दिया है, आप उस वक्त तहरीक इंसाफ में थी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई और सारा वो जो प्रोसेस था वो सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ। मानिका साहब के ऊपर उस वक्त ये इल्ज़ाम लगता था कि वो ताकत का मरकज़ है पंजाब में। वो कल उन्होंने डिनाई किया इस चीज़ से और उन्होंने सारा इल्ज़ाम फराह गोगी पर और बुशरा बीबी के ऊपर लगाया। आपने तो ये सब कुछ करीब से देखा हुआ है और इंटरव्यू भी यकीनन आपने देखा होगा। तो क्या क्या क्लेम्स हैं जो मानिका साहब के गलत हैं और कहाँ कहाँ सच बोला उन्होंने कल? हैदर, क्या मैं आपको बताऊं, मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है। मैं अब तो यही कह सकती हूँ कि बेगैरतों का एक टोला था जो बैठा हुआ था बनी गाला में और सारे जो थे वो एक से एक दो नंबरी पे लगे हुए थे और हम जो थे वो उनकी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। वो जो कहते थे हम समझते थे कि वो सच कह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक एतमाद था कि जी ये तो बिल्कुल झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो हकीकत खुल के सामने आ रही है कि सिवाय झूठ के पुलंदे के सुबह दोपहर शाम जो था वो लोगों को गुमराह करना, उनसे झूठ बोलना और अपनी मनमानियों की लिए और अपने वो एक जो उन्होंने प्लान बनाए हुए थे और एजेंडा जिस पे वो सारे चल रहे थे, वो बड़ी खूबसूरती के साथ एक फरेब की दुनिया में उन्होंने लोगों को उलझा के तो वो पूरा किया। यही समझ में मेरी तो बात आती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं, क्या हमें वो एक सबसे पहले बात जो दो बातें जो है ना, दो या तीन बातें, वो तो पक्की मुसद्दका उससे तो अब इमरान खान जो है वो छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, वो क्या पहले तो ये था ना कि चलो ओन चौधरी ने बता दिया कि इद्दत मैंने कहा किया, मुफ्ती सईद ने आके कह दिया, लेकिन फिर भी एक कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट होता था कि पता नहीं ये तलाक हुई कब थी, क्योंकि वो आपको पता है उमर चीमा ने पहले वो ब्रेक तो की थी निकाह की खबर, उसकी तरदीद आ गई थी। हाँ, वो कोई तरदीद कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुफ्ती सईद कह रहे हैं, फिर दो निकाह पढ़ाने, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये डिवोर्स हुई कब है। अब ये तो मुसद्दका जनाब पता चल गया है कि ये डिवोर्स हुई है 14 नवंबर 2017 में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इद्दत के दरमियान निकाह हुआ है और फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा दो नंबरी जो सामने आई कि फराह गोगी, जो कि अब आप देख रहे हैं कि वो उस वक्त डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी और वो क्या उसके जनाब टोर थे। यानी कि अब हमें पता चला कि वो ट्रांसफर और पोस्टिंग के दरमियान उसके बाद इतना भी वक्त था कि वो तलाके भी कराती फिरे और तलाके कराने के बाद रिश्ते भी तो करवाती और उनकी तारीखें भी बदलवाती रहे। अच्छा। यानी कि आप सोचे कि दीदा दलेरी कि आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रियासत मदीना के दावेदार हैं। देखिए,
हमने या आपने या मैंने या किसी और ने कभी ये दावा नहीं किया रियासत मदीना का, पर हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। लेकिन ये उन लोगों की आप ये कहानियां आप सुन रहे हैं जो उस रियासत मदीना के दावेदार हैं, जो कि बाद में बात करते थे और मजहब से एक पहले कोटेशन ले आते थे अपने आप को सादिक और अमीन साबित करने के लिए, अपने आप को अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर की बात बताने में। और मतलब है कि मैं अब आपको क्या बताऊं, आपके सामने है सारा कुछ। अच्छा, अब जब पता चल गया कि जी ये तो मामला खराब हो गया है, ये तो हम पकड़े जाएंगे, तो फरमाया कि अब जो आपने तलाकनामा भेजा उसकी तारीख बदल दें। ये जो दो बातें हैं ना हैदर, ये तो आप समझें कि वो अभी कोर्ट का मामला है। इस्लामी हम एक जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक चलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसका तो अब जो है जवाब देना पड़ेगा इमरान खान को। अच्छा, आप उस मसला चूंकि उस वक्त सिस्टम का हिस्सा थी जब ये सारे मामला, तो अब तहरीक इंसाफ में भी थी, और जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, आप उससे पहले पार्टी के उन चंद लोगों में शामिल होती थी जो बिलखसूस पंजाब में जो बड़े प्रोमिनेंट थे। ये जो सारा एपिसोड था ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले का था, गवर्नमेंट फॉर्मेशन बाद नहीं हुई। आप लोगों को उस वक्त अंदाजा था कि ये मामला चल रहे हैं, या इतना अंडरकवर हुआ सब कुछ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला? नहीं, बिल्कुल अंदाजा था हमें। रेहाम खान के जब 2 निकाह हुए हैं धरने के दौरान, हमें तब भी पता लग गया था कि एक मुहर्रम में हुआ, उसको छुपाने के लिए बाद में दोबारा निकाह पढ़ाया गया, ठीक है। फिर हमें ये भी खबरें आ रही थी कि रेहाम खान ने खुद भी कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि मेरी शादी तुड़वाने वाली जो है वो बुशरा मानेक है, ये भी उसने कहा था, ठीक है। ये उन्हीं दिनों में इनकी आपस में मुलाकातें बहुत ज्यादा चल रही थी पिंकी पीरनी के साथ, जिस तरह से अब हमें पता चल रहा है। ये सबको पता था, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो जाके बैठते थे। किस तरह वो जाके तो रहना शुरू कर दिया था वहां पे उधर बनी गाला में अपने घर में, और वहां से वो डेली और मजे की बात है कि जो पीर और मुरीद है वो सिर्फ रात को उनका राब्ता होता था, दिन के वक्त उसकी क्या वजह था? ये तो आप अब उनसे पूछे ना। आपको क्या लगता है? मैं क्या कह सकती हूँ आपके सामने। ये कोई मुझे आप ये बताएं कि ये कोई तहजीब के दायरे में रह के करने वाली बातें हैं? देखें, मैं तो कहती हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनके आस्थाने हैं या जो खिदमतकार होते हैं हमारे जितने भी ये दरबारों पे, ये तो उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि बड़ा धचका है, और उनके लिए एक बड़ा एक मायूसी वाली बातें, क्योंकि आपने देखा है कि वहां पे तो कम से कम 1-1, 2-2 दर्जन लोग होते हैं, दुआओं के लिए जाते हैं, वजीफों के लिए जाते हैं, और बड़ी मतलब है कि वहां पे तो जमघटे लगे होते हैं इस तरह के जो आस्थाने होते हैं जी। उनको बदनाम किया सारों को, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें सब आपने एक बात की कि उस वक्त आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों के नॉलेज में थी कि ये सब कुछ हो रहा है, तो बावजूद इसके कि ये सब कुछ आपके इल्म में था, फिर क्यों आप लोग उस पार्टी में रहे और आप लोगों ने क्यों आवाज बुलंद नहीं की इन तमाम चीजों के खिलाफ? देखिए, हमने पर्दा डाला क्योंकि वो हमारा लीडर था। हम समझते थे कि वो नया पाकिस्तान बनाने जा रहा है, और उसके जो जाती फेल हैं हमने उस पे पर्दा डाला। साफ बात, गलत किया हमें बिल्कुल। देखें, हम अव्वल तो बात सारी ये थी कि अगर हमने उस पार्टी में रहना था तो फिर हमें मुंह पे टेप लगा के रखनी थी। लेकिन हमें गुस्सा इस बात पे बहुत चढ़ा था कि मुफ्ती सईद जो है उसका मुंह बंद कराने के लिए उसको उठा के कोर कमेटी का मेंबर बना दिया ताकि वो बात ना कर सके किसी के सामने, ठीक है। और फिर बुशरा मानेका जो थी वो जब इमरान खान के साथ बनी गाला में शिफ्ट हो गई, उसकी बीवी उनकी बन के, तो फिर तो हुकूमत उसकी थी। कितना असर था उसमें सबब? कितना असर था बुशरा मानेका का, बुशरा बीबी का इमरान खान साहब के फर्स्ट लेडी बनने के बाद, खासतौर पे जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, कितना असर था फैसलों पर? कितनी मुशावरत थी उनकी हर फैसले में खान साहब के साथ? वो तो आपको पता है कि गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था, और इमरान खान खुद, वो DW चैनल है हमारा, ये जर्मन चैनल, उसको उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा था कि जी, उन्होंने पूछा जी आपकी बीवी फेथ हीलर हैं तो आप उनको मैटर्स ऑफ द स्टेट में कंसल्ट करते हैं?
तो उन्होंने कहा था जी मेरी बीवी दुनिया की सबसे ज्यादा अक्लमंद खातून है और कोई बेवकूफ होगा जो अपनी बीवी से कंसल्ट नहीं करेगा, और जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स है स्टेट के उनमें मैं ज्यादा कंसल्ट करता हूँ, और अगर वो ना होती मेरे साथ तो मैं तो सवाई भी ना कर सकता SPM। तो वो तो खुद मानते हैं अपने मुंह से, वो तो टोटल। और इनामुल्लाह ने क्या कहा था, हर चीज बनी गाला में उनके मातहत थी, उनके कंट्रोल में थी। सिर्फ बनी गाला में, बनी गाला तो नहीं है, तो पूरा पाकिस्तानी मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, ये बातें बिल्कुल जो है ना, मैं साफ बात है, ये जो इमरान खान खुद कहता था ना कि द बक स्टॉप्स एट द टॉप, जो एंड द फिश आल्सो रॉट्स एट द टॉप। टॉप पे कौन था? इमरान खान, ठीक है, जिसने 20, 22, 23 साल ये कह के हमें अपने साथ स्ट्रगल में हम उसके साथ जुड़े कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, मैं झूठ के खिलाफ हूँ, मैं दगाबाजी के खिलाफ हूँ, ठीक है, मैं डिसऑनेस्टी के खिलाफ हूँ। और यही वो सारी चीजें हैं जो इमरान खान ने अपने चारों तरफ जमा कर ली। तो ये तो कोई वो बच्चे तो नहीं थे, या इतने बड़े चूचे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि इर्द गिर्द जो 2 नंबरी के सारी पूरा एक अंबार लग गया उनके इर्द गिर्द, पूरा वो नेटवर्क है 2 नंबरी का और करप्शन का। तो सरगना तो वो फिर खुद थे ना, वो हेड हॉन्चो थे इसके। सारी आई एम सॉरी, जिम्मेदारी सारी उनके सर पे आती है। जो फाइलें वो हंस हंस के साइन करते थे, जो 5-5 कैरेट के डायमंड, जो वहां पे फरागोगी का आना जाना, अमीरों का आना जाना, तोहफे तोहाइफ आने जाने, तोशे खाने की तोहाइफ बेचने बचाने, अल कादर ट्रस्ट, सब उनके हुक्म से हो रहा था। अच्छा, आप समझती हैं उस्मा साहिबा, अब जिस तरह चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं, आने वाले दिनों में मलिक रियाज साहब भी कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं इस सारे मामले? हो सकता है जी, क्योंकि वो बीच में शामिल थे। आपको पता है अल कादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड कोई छोटी रकम तो नहीं होती है। और वो भी देखें, अब बात सर ये कि अब कानून अपना रास्ता खुद निकालता है, और ये सारे केसेस जो हैं वो इस वक्त अदालतों में, तो ये अदालतों का जो फैसला आएगा वो आपके सामने भी होगा और हमारे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कुछ पॉलिटिकल मैटर्स को भी डिस्कस कर लें। हम देख रहे हैं कि जब से ये 16 माह की गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट खत्म हुआ है, इसका इक़्तिदार खत्म हुआ है, पीपल्स पार्टी ने अपनी तोपों का रुख मतलब खालिस्तन इसको कह लें तो नून लीग की तरफ किया हुआ है। मतलब बिलावल साहब तकरीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो 10-20% वोट तंज करते हैं, अपनी तनकीद के नश्तर चलाते हैं इमरान खान साहब पर, 80% नून लीग पर। इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी को अचानक क्या प्रॉब्लम्स होगी है नून लीग से, या ये सारा अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ बातें करके? देखिए बात सारी ये है कि मैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ हमदर्दी कर सकती हूँ, क्योंकि बिलावल साहब जो था वो पूरी ज़ेन साजी हो गई थी इनकी पार्टी में कि अगले प्राइम मिनिस्टर उन्होंने होना है, ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि ये समझ रहे थे मैदान साफ है हमारे लिए, नवाज शरीफ ने तो साहब ने आना नहीं है, PTI वैसे ही 9 मई भुगत रही है, तो कौन रह गया है? हम ही हैं। हम जनाब जोड़ तोड़ करके इधर उधर बलूचिस्तान में सरहद में आगे पीछे कर करा के तो हम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। अब जब मियां नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो इनको लेने के देने पड़ गए, इनकी सारी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है। अब तो इन्होंने 21 अक्टूबर को देख लिया है कि जिस तरह से एक पूरे पाकिस्तान से लोग उमड़ के आए और जो मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, उससे इनको पता चल गया कि उनका तो कोई वोट टस से मस नहीं हुआ, वो तो उसी तरह से लोग जो हैं वो उनके साथ हैं। तो अब उनके सारे ख्वाब तो बिखर गए। अब देखे ना, बात सारी ये है, छोटी सी मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं कल एक बैठी हुई थी वो इनके पीपल्स पार्टी के बंदे से, उसने खुद कहा कि जी ये जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो कि जिन्होंने ज्वाइनिंग की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, ये जरदारी साहब को कमिटमेंट दे चुके थे। तकलीफ इस बात की है, ये बहुत जरदारी साहब का आपको पता है जोड़ तोड़ के बादशाह हैं कि नहीं। साउथ पंजाब से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे इलेक्टेबल्स जिनको जरदारी साहब ने घेर घार के पीपल्स पार्टी में कमिटमेंट ले ली थी, वो सारों ने रुख ही मोड़ लिया है। आपको पता है लोग तो ये उन्होंने अपनी मर्जी से रुख मोड़ा है या अब आपको पता है हमारे मुल्क में ये सियासत होती है कि जब एक आप देखते हैं कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है
तो फिर लोग उसी की तरफ रुख कर लेते हैं। हर एक ने अपने जो है ना सियासी स्टेक होता है, यानी हवाओं का रुख इस वक्त नून लीग की तरफ है। ये जमहूरियत का हुस्न है, क्योंकि आप स्ट्रीट एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, पार्टीज के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग्स भी आपकी होती हैं, और ये सब पार्टीज कर रही हैं। सब अब ये इन्होंने पीपल्स पार्टी ने खुद अभी कल परसों बलूचिस्तान के एक बंदे की ज्वाइनिंग कराई है, एक उन्होंने एमक्यूएम के बंदे की ज्वाइनिंग कराई है, मुल्तान में इनके गिलानी साहब हैं वो भी मिल रहे हैं दो चार साउथ पंजाब से लोगों को। तो बात सारी ये है कि ये तो समझते थे कि हर चीज हमारे मंशा से और हमारे हाथों में है। तो बात ये सियासत में तो कोई हरफ आखिर नहीं होता। सही। लोग तो देखते हैं कि कौन जो है वो किसकी पजीराई हो रही है, लोगों को किसका मैंडेट मिल रहा है, लोग किसको वेलकम कर रहे हैं, किसको रिसीव कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ आपको पता है एक बहुत बड़े लेकिन उसमें साहब सियासत में चले ये चीज तो ठीक है, हम जितने पॉलिटिशियंस हैं ये एक एक्सक्यूज इनके पास है जी, कोई चीज हरफ आखिर नहीं है सियासत के अंदर, और इसके पीछे छुप के जो मर्जी कर लो। एंड ऑफ द डे ये बात आ जाती है पब्लिक के लिए जी कि सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। आज दिल भर के गालियां निकालो, उसको एक्सपोज करो, उसको नंगा करो आवाम के आगे, लेकिन कल को अपने मफाद के लिए उसके साथ एक हो जाओ तो क्या जो सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। मेरा सवाल अब बाप से मुतल्लिक है। बात सुने ना अब मुझे आप जो बात कर रहे हैं, हम नजरियाती कारकुन थे, हमने जी उसमें साहब अब आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हमने तो जिस लीडर को हम फॉलो कर रहे थे, जब वो लीडर ही पैंतरा बदल दे, जब वही अपने किए हुए सारे जो वादे हैं उनकी वादा खिलाफियां शुरू कर दे और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, मेरा उस लीडर से मुतालिक सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है, देखें आपका नजरिया बदल सकता है ना, आपका नजरिया बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की सोच बदल सकती है, लेकिन आपके उन इल्जामात की वजह से लोगों ने जो सफर किया वो फिर कहां पे स्टैंड करते हैं? वो चीजें, वो टाइम तो वापस नहीं आता। बाप पार्टी को लेकर मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जो बातें करती रही है, आज अगर वो बाप पार्टी को साथ मिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो लोग क्या सोचें कि कल तो आप कहते थे ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, बाप का बाप कौन है सबको पता है, और आज आप उनके साथ बैठ गए, आज आपको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिलावल साहब भी ये तनकीद कर रहे हैं कि हमने बाप के सेनेटर्स का वोट लिया, हमें पीडीएम से निकाल दिया, खुद बाप को साथ बैठा लिया। आप मुझे ये बात बताएं कि बाप पार्टी जो थी वो सिर्फ आपको एक मरियम नवाज की वो एक क्लिप जो है वो चूंकि पीटीआई ने हर जगह वायरल किया हुआ है तो आपको वही सुनाई दे रहा है। तो पिछले एतवार में जिन के साथ जाके इन्होंने इल्हाक किया और हुकूमत में बैठे और हुकूमतें बनाए, वो सब भूल गए आप, वो सब भूल गए। यानी मतलब अगर एक ने गलत किया तो हमें भी फिर गलत करना है। मरियम नवाज के देखिए आप क्या क्या कुछ हम नहीं कहते, बड़ा बड़ा कुछ सियासतदान बोलते हैं, और वो सियासी गुफ्तगू होती है, सियासी एक कैंपेन वो होती है, वो उसके मुताबिक फ्लो के मुताबिक वो लोग चलते हैं। सियासी मैदान में यही कुछ होता है। आपको पता नहीं इस चीज का? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सिर्फ मरियम नवाज ने कोई बात की है, हर पार्टी के हर लीडर ने बात की हुई है। तो हम तो हर पार्टी के हर लीडर से सवाल करते हैं, हमारा काम तो सवाल करने। बहरहाल आप इसको एक सियासत का हिस्सा समझ लेना। चले मतलब हम इसको समझ लें कि ये जो एक फिक्रा है ना कि सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा एक्सक्यूज रहेगा कि अवाम के सामने जो मर्जी कर लो, जिसको मर्जी जो मर्जी कहो, बाद में कह दो जी कि सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। आज मुझे इसकी जरूरत है, आज ये बहुत अच्छा है, आज हम दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। हाँ, ये देखिए आपको सियासी जोड़ तोड़ जो है ना वो मौके की मुनासबत से, जो हालात की मुनासबत से, जो एक सिचुएशन, अब क्यों इल्हाक हुआ था पीडीएम का सारा, क्योंकि उस वक्त डिफॉल्ट के नहाने पे पहुंच गया था, लोग हाथ उठा उठा के दुआएं दे रही थी, इतनी पुअर गवर्नेंस थी, करप्शन अरूज पे थी, तो इल्हाक कर लिया सारी पार्टीज ने कि अब इनके जाने का टाइम हो गया। हालांकि पहले ये इनका कोई आपस में इस तरह से नहीं था। तो ये तो चलती रहती हैं बातें। अब ये अब जमात इस्लामी नहीं बैठी हुई दोबारा जाके पीटीआई के साथ कराची में। आपने पहले इनको देखा था कि ये इन्होंने जब केपी में इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है तो इन्होंने आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। तो ये तो चलती रहती हैं बातें। चलो ठीक हो गया जी, अल्लाह करे कि चीजें अवाम की मफाद में भी चले। बार बहुत शुक्रिया
उस्मा कारदार साहब अपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़िर मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।